हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर ब्रेन्स। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे BCOC 134 दैट इज बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के पार्ट बी दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम कवर करेंगे यूनिट 12, टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी साइंस है जो डेटा एंड न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करती है। आपने काफी बार स्टैटिस्टिकल स्टेटमेंट सुनी होंगी, जैसे इन्फ्लेशन रेट 20% इंक्रीज हो गया है इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, या क्राइम रेट 5% कम हो गया है। ये सभी स्टेटमेंट्स हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो किसी न किसी डेटा पर बेस्ड हैं, जो डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती हैं। स्टैटिस्टिक्स का यूज दो तरीके से होता है गाइस, एक तो सिंगुलर सेंस में, दूसरा प्लूरल सेंस में। जब हम स्टैटिस्टिक्स को एक सब्जेक्ट या डिसिप्लिन की फॉर्म में यूज करते हैं तो ये सिंगुलर होता है। मींस जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं एक साइंटिफिक फील्ड की फॉर्म में, जो डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, तब हम इसे सिंगुलर फॉर्म में ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का यूज एक सब्जेक्ट की फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इसे हम सिंगुलर फॉर्म में ट्रीट करेंगे। यहाँ पर किसी भी डेटा या फिगर्स की बात नहीं हो रही है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि द स्टैटिस्टिक्स शो दैट अनएम्प्लॉयमेंट हैज डिक्रीज्ड दिस ईयर, यहाँ पर हम स्टैटिस्टिक्स को डेटा या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो ये एक प्लूरल फॉर्म है। ओके, मींस जब हम स्पेसिफिक फिगर्स, नंबर्स या रिजल्ट्स की बात करते हैं तब हम इसे प्लूरल फॉर्म में ट्रीट करते हैं। दोनों फॉर्म्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको बेटर कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगा एंड करेक्ट डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगा। अगर आपको पता है कि कब स्टैटिस्टिक्स को सब्जेक्ट की तरह यूज करना है और कब डेटा की तरह, तो आप अपने आइडियाज क्लियर वे में आप डिस्क्राइब कर पाओगे, बता पाओगे। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस की। ओके, स्टैटिस्टिक्स जब प्लूरल में यूज होता है तो ये रेफर करता है डेटा या न्यूमेरिकल फिगर्स जो किसी सिचुएशन या फिनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं। ये डेटा क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट या क्वालिटेटिव हो सकता है। क्वांटिटेटिव डेटा की पहले बात करते हैं। ये न्यूमेरिकल ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो कंटिन्यूस वेरिएबल से रिलेटेड होती हैं। कंटिन्यूस वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक क्लास में बात करते हैं कि किन किन स्टूडेंट्स के मार्क्स 30 से 40 के बीच में आए हैं, तो यहाँ पे हम 30 टू 40 की जो बात कर रहे हैं, ये क्या है? कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच की हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं। ये वेरिएबल्स किसी भी वैल्यू को रेंज के अंदर ले सकते हैं, इसीलिए ये कंटिन्यूस होते हैं। देन सेकेंड वन इज डिस्क्रीट डेटा। इस डेटा टाइप में जो वैल्यूज होती हैं वो फिक्स्ड नंबर्स होती हैं, जो मोस्टली इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एनीथिंग। ये काउंट डेटा होता है जो किसी कैरेक्टरिस्टिक के अक्रेंसेस को काउंट करके मिलता है। जैसे अगर हम फ्लाइट्स को काउंट करें जो एयरपोर्ट पर लैंड होती हैं, या डिफेक्टिव आइटम्स काउंट करें किसी भी बैच में, तो ये क्या है? ये एक डिस्क्रीट डेटा है। ओके, देन वी टॉक अबाउट क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा भी दो तरह का होता है, नॉमिनल डेटा एंड रैंक डेटा। अगर हम नॉमिनल डेटा की बात करें तो जब हम किसी चीज को कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं तो वो नॉमिनल डेटा होता है, जैसे जेंडर, मेल या फीमेल, एजुकेशन लेवल, कोई अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, ये भी क्या है? एक काउंट डेटा है। देन रैंक डेटा। रैंक डेटा वो होता है जब हम किसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर रैंकिंग देते हैं, तो वो रैंक डेटा हो जाता है। जैसे इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट्स को रैंक देना, जैसे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, तो ये क्या है? रैंक डेटा है। सो स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल सेंस में मतलब है डेटा का कलेक्शन जो डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है, जैसे क्वांटिटेटिव, डिस्क्रीट या क्वालिटेटिव। स्कॉलर्स ने स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया है। इन डेफिनेशन से आपको ये समझ आएगा कि स्टैटिस्टिक्स को कैसे अलग अलग मीनिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। वेबस्टर कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स वो क्लासिफाइड फैक्ट्स होते हैं जो लोगों की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं
और खास तौर पर नंबर्स या ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म्स में दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री का पॉपुलेशन डेटा जो एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज किया गया हो। बाउले ने स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया एज न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो किसी भी डिपार्टमेंट में एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं। मीन्स ये फैक्ट्स को नंबर्स में दिखाते हैं और उन्हें एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम के बीच का रिलेशन, जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम भी बढ़ती है। यूल एंड केंडॉल कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स वो क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं जो बहुत सारे कॉजेस से अफेक्टेड होते हैं। मीन्स ये डेटा जो हमें दिखाई देता है वो कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, वेदर डेटा को बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। एक ब्रॉडर डेफिनेशन दी हॉरेस सेक्रेस्ट ने। उन्होंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स वो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं जो मल्टीपल कॉजेस से अफेक्टेड होते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड यानी कि नंबर्स में दिए जाते हैं, एक्यूरेट तरीके से कलेक्ट किए जाते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और उन्हें रिलेशन में ऑर्गेनाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, क्राइम रेट के डेटा को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करके रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें सारे नंबर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। ओके, तो स्कॉलर्स ने स्टैटिस्टिक्स को डिफरेंट एंगल से डिफाइन किया है, लेकिन मेन आइडिया ये है कि स्टैटिस्टिक्स एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में न्यूमेरिकल फैक्ट्स का कलेक्शन है जो किसी चीज को डिस्क्राइब करता है एंड मल्टीपल फैक्टर से अफेक्ट होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो डिफाइन करते हैं कि किस डेटा को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। चलिए इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एक सिंगल फैक्ट या इंडिविजुअल फिगर को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते। स्टैटिस्टिक्स तब बनता है जब डेटा एक लार्जर सेट का पार्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की इनकम जान ले तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं होगा, लेकिन अगर हम मल्टीपल लोगों की इनकम का डेटा लेते हैं तो उसको हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सेकेंड इज अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स। स्टैटिस्टिक्स का डेटा मोस्टली मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होता है। बहुत सारी चीजें मिलकर इस डेटा को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउस होल्ड कंजम्पशन को इनकम, एजुकेशन एंड टेस्ट अफेक्ट करते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन को सॉइल, रेनफॉल एंड टेम्परेचर अफेक्ट करते हैं। ये सारे डेटा जो इन फैक्टर से अफेक्टेड है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। Then the third one is numerically expressed. Statistics का मतलब वो डेटा होता है जो नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है। क्वालिटेटिव चीजें जैसे ब्यूटी या आई कलर को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते जब तक हम इन्हें क्वांटिफाई ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों के ब्लू या ब्राउन आईज काउंट कर लें एक ग्रुप में तो वो डेटा स्टैटिस्टिकल डेटा बन जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज enumerated or estimated with accuracy. Statistics को हम या तो enumeration के थ्रू मीन्स काउंट करके लेते हैं या estimation के थ्रू, पर इसमें accuracy जरूरी होती है। accuracy का लेवल डिपेंड करता है किस स्टडी के लिए डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन को मेजर करते हैं तो हम टन्स में डेटा ले सकते हैं, पर अगर हम गोल्ड को मेजर करते हैं तो हम किलोग्राम्स में लेंगे। दोनों केसेस में एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज सिस्टमैटिक कलेक्शन फॉर अ पर्पस। स्टैटिस्टिक्स का डेटा हमेशा सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया जाता है एंड कोई स्पेसिफिक पर्पस डिफाइंड होता है। अगर रैंडमली डेटा कलेक्ट किया जाए बिना किसी पर्पस के तो वो यूजफुल नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको स्टूडेंट्स की एवरेज परफॉर्मेंस एसेस करनी है तो आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से इंडिकेटर्स मेजर करेंगे, जैसे एग्जाम स्कोर्स, राइट। नेक्स्ट वन इज रिलेशन टू ईच अदर। जितने भी न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं वो रिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे से, तभी हम उन्हें स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। अनरिलेटेड फिगर्स को स्टैटिस्टिक्स नहीं कहा जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आइटम का प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कंपेयर करते हो तो वो मीनिंगफुल होगा, लेकिन अगर आप बर्थ रेट को एक कंट्री में और कार रजिस्ट्रेशंस को दूसरी कंट्री में कंपेयर करते हैं तो वो अनरिलेटेड डेटा है, राइट। सो टू कंक्लूड, ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स वो न्यूमेरिकल डेटा होता है जो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जैसे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हो,
मल्टीपल फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड हो, नंबर्स में एक्सप्रेस किया गया हो, सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया गया हो और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होने पर ही हम किसी डेटा को स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इसलिए सब न्यूमेरिकल फैक्ट स्टैटिस्टिक्स नहीं होते जब तक ये क्राइटेरिया फुलफिल ना हो। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। जब हम स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर सेंस में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है मेथड्स या टेक्निक्स जो हम डेटा के साथ डील करने के लिए यूज करते हैं। ये मेथड्स हेल्प करते हैं हमें डेटा कलेक्ट करने, ऑर्गेनाइज, प्रेजेंट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करने में। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स एक प्रोसेस है जो हमें डेटा से डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, स्पेशली जब सिचुएशन थोड़ी अनसर्टेन हो या हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो। कुछ स्कॉलर्स ने स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है सिंगुलर सेंस में। बाउले ने स्टैटिस्टिक्स को डिस्क्राइब किया एज साइंस ऑफ काउंटिंग, मीन्स चीजें काउंट करना, साइंस ऑफ एवरेजेस मीन्स एवरेज वैल्यूज को समझना, साइंस ऑफ मेजरिंग सोशल ऑर्गेनिजम्स मीन्स सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स को मेजर करना। क्रॉक्सटन एंड काउडन ने कहा कि स्टैटिस्टिक्स वो प्रोसेस है जो डेटा को कलेक्ट, प्रेजेंट, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करता है। सिंपल टर्म्स में ये मेथड्स हमें न्यूमेरिकल डेटा को समझने में हेल्प करते हैं। सेलिगमैन ने कहा कि स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है जो डेटा को कलेक्ट, क्लासिफाई, प्रेजेंट, कंपेयर एंड इंटरप्रेट करने के मेथड्स को समझाती है। सो टू कंक्लूड, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स हमें वो मेथड सिखाता है जो डेटा को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए जरूरी होते हैं। ये मेथड्स हमें डेटा को कलेक्ट करने, ऑर्गेनाइज करने, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं सो दैट हम अनसर्टेन सिचुएशंस में भी प्रॉपर डिसीजंस, सही डिसीजंस ले सकें। ऑन द अदर हैंड, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टली डेटा को रेफर करता है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डेटा को समराइज या डिस्क्राइब करना। मतलब अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो हम उसे सिंपल तरीके से समझने के लिए कुछ मेजर्स यूज करते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, रेंज एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सब चीजें हमें डेटा का एक ओवरव्यू देती हैं। जैसे अगर आप 100 बीकॉम स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज निकालते हो तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। आप डेटा को समझने के लिए ग्राफ्स, चार्ट्स या टेबल्स भी बना सकते हो। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम सैंपल डेटा के बेसिस पर प्रेडिक्शंस या इन्फ्रेंसेस करते हैं अबाउट द होल पॉपुलेशन। मान लो एक टीचर अपनी क्लास के 25 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स निकालकर पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स का एस्टिमेट लगा रहा है, तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पर हम सैंपल डेटा से पॉपुलेशन के बारे में कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं, लेकिन क्योंकि हम पूरे पॉपुलेशन का डेटा नहीं ले रहे हैं, इसलिए कुछ एरर्स हो सकते हैं जो हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी की हेल्प से एस्टिमेट करते हैं। सो टू कंक्लूड, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डेटा को समराइज करती है एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमारे सैंपल डेटा से प्रेडिक्शंस करती है पॉपुलेशन के बारे में। Now we will talk about functions of statistics. First is to present facts clearly. Statistics helps us represent facts and data in a clear and exact manner. जब हम रॉ डेटा को समझते हैं तो हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं सो दैट वो इजी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें कि इंडिया का कॉटन यील्ड लो है तो ये एक वेग स्टेटमेंट है, लेकिन अगर हम कहें इंडिया का एवरेज कॉटन यील्ड 180 केजी पर हेक्टेयर है, तो ये स्टेटमेंट मच मोर एक्यूरेट एंड अंडरस्टैंडेबल है। So statistics helps to make statements precise and helps people understand the exact situation. Another function is to simplify complex data. आपको पता है जब बहुत ज्यादा रॉ डेटा होता है तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। स्टैटिस्टिक्स कॉम्प्लेक्स डेटा को ऑर्गेनाइज एंड क्लासिफाई करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 1000 वर्कर्स के वीकली वेजेस का डेटा है तो उसे कैटेगरीज में डिवाइड करके हम इजीली समझ सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने वर्कर्स आ रहे हैं
किस कैटेगरी का वेट ज्यादा है। इस तरह से स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करती है। अनदर इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजंस। स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है डेटा के बीच कंपैरिजन करना। कंपैरिजंस करने से हम समझ सकते हैं कि चीजें टाइम के साथ कैसे चेंज हुई हैं। जैसे अगर हम नेशनल इनकम का कंपैरिजन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हुआ है या नहीं। अगर हम कहें कि पर कैपिटा इनकम में 10% का इंक्रीज हुआ है तो ये क्लियर करता है कि लोगों की लिविंग कंडीशंस में क्या चेंजेस आए हैं, राइट? नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज टू स्टडी रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स। स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट टूल्स प्रोवाइड करती है, जैसे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, जो हेल्प करते हैं वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप समझने में। फॉर एग्जाम्पल, हम देखते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस और उसकी डिमांड के बीच का क्या रिलेशनशिप है। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड कम हो सकती है, और अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो डिमांड बढ़ सकती है। इस तरह के रिलेशनशिप्स को स्टडी करने में स्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है। अनदर फंक्शन इज टू फोरकास्ट फ्यूचर वैल्यूज। स्टैटिस्टिक्स का यूज हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए भी करते हैं। जब हम पास्ट डेटा को एनालाइज करते हैं तो हम फ्यूचर ट्रेंड्स का एस्टिमेशन कर सकते हैं। मान लो एक मार्केटिंग मैनेजर के पास सेल्स का पास्ट डेटा है, तो वो उस डेटा का यूज करके आने वाले टाइम में प्रोडक्ट की डिमांड का प्रेडिक्शन कर सकता है। जैसे अगर हमारी सेल्स लास्ट 5 इयर्स में इंक्रीज हुई हैं तो नेक्स्ट ईयर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डिमांड इंक्रीज होगी। अनदर फंक्शन इज टू मेजर अनसर्टेनिटी। स्टैटिस्टिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है अनसर्टेनिटी को मेजर करना। प्रोबेबिलिटी थ्योरी की हेल्प से हम किसी इवेंट के होने की लाइक्लीहुड या चांसेस को मेजर करते हैं। जैसे अगर हम पिछले 10 सालों के बीकॉम स्टूडेंट्स के पास रेट्स को एनालाइज करते हैं तो हम अपने चांसेस को एस्टिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पिछले 10 इयर्स में एवरेज पास रेट 80% था, तो मुझे लगता है कि मैं भी 80% चांस के साथ पास हो सकती हूँ, राइट? नेक्स्ट वन इज टू टेस्ट हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिक्स का यूज हम हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए भी करते हैं। जब हमें किसी आइडिया को वेरीफाई करना होता है तो हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी न्यू मेडिसिन मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए लाती है तो वो ची स्क्वायर टेस्ट या टी टेस्ट की हेल्प से देख सकती है कि वो मेडिसिन इफेक्टिव है या नहीं। ये टेस्ट हेल्प करते हैं वैलिडेट करने में कि हमारा एजम्पशन सही है या नहीं। नेक्स्ट इज टू ड्रॉ वैलिड इन्फ्रेंसेस। कभी कभी हमारे पास पॉपुलेशन का फुल डेटा नहीं होता। इस केस में हम सैंपल डेटा लेते हैं और उससे कंक्लूजन्स निकालते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने का काम करती है। जैसे अगर आपके पास एक स्कूल के 100 स्टूडेंट्स का डेटा नहीं है पर आप 10 स्टूडेंट्स का डेटा लेते हो, तो आप उन 10 स्टूडेंट्स के डेटा को यूज करके स्कूल के बारे में कंक्लूजन्स निकाल सकते हो। अनदर फंक्शन इज टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज। स्टैटिस्टिक्स का यूज पॉलिसी मेकिंग में भी होता है। गवर्नमेंट्स पॉलिसीज बनाते वक्त स्टैटिस्टिकल डेटा का एनालिसिस करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बनाया जा रहा है तो स्टैटिस्टिक्स का डेटा यूज करके ये डिसाइड किया जाता है कि किस एरिया में किस टाइप का प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है, या फिर एम्प्लॉयज के लिए डियरनेस अलाउंस एडजस्ट करते वक्त कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखकर डिसीजंस लिए जाते हैं। तो टू समराइज, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम डेटा को क्लियरली प्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं, कंपैरिजंस करते हैं, डिफरेंट फिनोमिना के बीच रिलेशनशिप समझते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं, अनसर्टेनिटी को मेजर करते हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करते हैं एंड पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं। ऑलराइट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। पहले जो स्टैटिस्टिक्स थी वो ज्यादातर गवर्नमेंट के काम आती थी, जैसे पॉपुलेशन को ट्रैक करना, बर्थ एंड डेथ का रिकॉर्ड रखना एंड दूसरे स्टेट रिलेटेड डेटा को मैनेज करना। गवर्नमेंट्स को ये सब डेटा की रिक्वायरमेंट होती थी सो दैट वो अपने डिसीजंस ले सकें और अपने प्रोग्राम्स को प्लान कर सकें। लेकिन आजकल स्टैटिस्टिक्स का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज के टाइम में स्टैटिस्टिक्स का स्कोप काफी वाइड हो गया है और ये हर फील्ड में यूज होती है। जैसे एग्रीकल्चर में
हम क्रॉप यील्ड एंड वेदर डेटा का एनालिसिस करते हैं सो दैट फार्मर्स को हेल्प मिले कि कौन सी क्रॉप किस एरिया में अच्छे से होगी। बिजनेस में यूज होता है। कंपनीज अपने सेल्स डेटा एंड मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करती है सो दैट वो अपनी स्ट्रेटेजीज डिसाइड कर सकें एंड कंपटीशन में आगे रह सकें। सोशियोलॉजी में भी यूज होता है। स्टैटिस्टिक्स को यूज करके हम सोसाइटी में होने वाले चेंजेस को समझते हैं, जैसे क्राइम रेट, एजुकेशन लेवल्स। इकोनॉमिक्स में भी इसका यूज है। नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जैसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को ट्रैक करना होता है और इसके लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। देन नेचुरल साइंसेस में भी इसका यूज होता है, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है। So now let's understand how statistics is important for the state or government and how its rule has evolved over time. पहले गवर्नमेंट का मेन काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। इसका मतलब था कि गवर्नमेंट क्राइम, मैन पावर एंड वेल्थ से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करती थी सो दैट वो अपने मिलिट्री एंड फिस्कल डिसीजंस को ले सके। तो स्टैटिस्टिक्स का यूज गवर्नमेंट सिर्फ अपनी सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए करती थी। लेकिन आजकल जब से वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया है, गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब गवर्नमेंट को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं होता, बल्कि वो इकोनॉमी, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अदर पब्लिक सर्विसेज के लिए भी स्टैटिस्टिक्स का यूज करती है। जैसे इंडिया में गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल डेटा का यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ प्लान करती है। ये डेटा हेल्प करता है रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में। गवर्नमेंट को एक्यूरेट एंड रिलायबल स्टैटिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट वो अपने डिसीजंस ले सके, जैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम लेवल्स, एज ग्रुप। ये सब चीजें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने में हेल्प करती हैं, जैसे 5 ईयर प्लान्स। एग्जाम्पल के लिए अगर गवर्नमेंट को पता है कि किस रीजन में ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो वहां पर रिसोर्सेज का बेटर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं। अगर गवर्नमेंट को इनकम लेवल्स पता है, तो वो पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम्स डिजाइन कर सकते हैं। तो टू समराइज, स्टैटिस्टिक्स का रोल गवर्नमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हेल्प करती है पॉलिसीज बनाने में जो कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करती है। स्टैटिस्टिक्स के बिना गवर्नमेंट के लिए एक्यूरेट डिसीजंस लेना मुश्किल होता है। Now let's understand how statistics is used in economics and why it's so important. In economics, statistics का रोल काफी important है। ये हमें प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझने और सॉल्व करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर हम कंजम्पशन पैटर्न्स का डेटा देखते हैं तो हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी कैसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। मान लो एक रिच फैमिली लग्जरी आइटम्स परचेज करती है, जबकि एक मिडिल क्लास फैमिली बेसिक नीड्स पर फोकस करती है। ये डेटा गवर्नमेंट को हेल्प करता है अपनी पॉलिसीज को बेटर बनाने में। दूसरा, प्राइजेस, वेजेस, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये डेटा हेल्प करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में जो लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने की कोशिश करती हैं। अगर गवर्नमेंट को ये डेटा पता होता है तो वो बेटर पॉलिसीज डिजाइन कर सकती है। स्टैटिस्टिकल टूल्स जैसे इंडेक्स नंबर्स, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस को इकोनॉमिक प्लानिंग में कॉमनली यूज किया जाता है। जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज होता है डियरनेस अलाउंस डिसाइड करने के लिए वर्कर्स के लिए। अगर प्राइस लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो वर्कर्स को ज्यादा डीए मिलता है। दूसरा, टाइम सीरीज डेटा का यूज डिमांड फोरकास्टिंग में होता है, जिसमें हम फ्यूचर डिमांड का एस्टिमेट लगाते हैं। स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक थ्योरीज को टेस्ट करने में भी हेल्प करती है, जैसे एंजल्स लॉ ऑफ कंजम्पशन एंड लॉ ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को टेस्ट करते वक्त स्टैटिस्टिक्स डेटा को एनालाइज करने का काम करती है। एंजल्स लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन का पैटर्न भी चेंज होता है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ ये बताता है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में कैसे होता है। तो टू समराइज, स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें डेटा के बेसिस पर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है
इकोनॉमिक थ्योरीज को टेस्ट करती है एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्लान करने में भी हेल्प करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन बिजनेस एंड मैनेजमेंट। आजकल बिजनेस ऑपरेशंस काफी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं एंड कंपटीशन भी बढ़ गया है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स का रोल बिजनेस में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। मॉडर्न बिजनेसेस स्पेशली जो लार्ज एंटरप्राइजेस हैं, उन्हें अपने डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। आजकल ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का सेपरेशन होता है। मींस ये जरूरी नहीं कि बिजनेस ओनर्स का मैनेजमेंट से डायरेक्ट रिलेशन हो। इस वजह से बिजनेसेस को प्रोफेशनल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जो एक्यूरेट स्टैटिस्टिकल डेटा पर रिलाई करते हैं सो दैट वो इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सके। स्टैटिस्टिक्स का यूज हर एस्पेक्ट में होता है बिजनेस का, जैसे बिजनेसेस मार्केट रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स का यूज करती है सो दैट वो समझ सके कि कस्टमर्स को क्या पसंद है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, इससे वो अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोडक्शन रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है सो दैट प्रोडक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। अगर कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की हेल्प से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सेल्स डेटा का एनालिसिस करके बिजनेसेस समझ सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो रहे हैं और किस सीजन में उनकी डिमांड ज्यादा होती है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। ये हेल्प करता है बिजनेसेस को बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में, जैसे किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या किस एरिया में लॉसेस हो सकते हैं। एचआर में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, जैसे एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेनिंग नीड्स को एनालाइज करने में। तो टू समराइज हियर, स्टैटिस्टिक्स हर बिजनेस फंक्शन में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, सेल्स हो, फाइनेंस हो या ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टैटिस्टिक्स बिजनेसेस को एक्यूरेट डिसीजंस लेने में हेल्प करती है और उनको मार्केट में कंपेटिटिव बनाती है। Now let's understand how statistics plays a crucial role in different areas. Statistics का यूज सिर्फ बिजनेसेस में ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में भी होता है। इकोनॉमिक फोरकास्टिंग का मतलब है फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करना, जैसे प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई का ट्रेंड। क्वालिटी कंट्रोल में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है सो दैट इंश्योर किया जा सके कि प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। अगर प्रोडक्ट क्वालिटी मेंटेन करना है तो कंपनीज को रेगुलर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी पड़ती है, जैसे डिफेक्ट रेट्स, टू एंश्योर प्रोडक्ट्स मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। बिजनेस ऑपरेशंस में मैनेजर्स को काफी अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है, लेकिन स्टैटिस्टिकल टूल्स उनको हेल्प करते हैं डिसीजंस लेने में। ये टूल्स उनको अलाउ करते हैं कि वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन के साथ भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे वॉलिस एंड रॉबर्ट्स ने कहा था, स्टैटिस्टिक्स may be regarded as a body of methods for making wise decisions in the face of uncertainty. Means स्टैटिस्टिक्स का यूज हमें अनसर्टेनिटी के दौरान भी वाइज डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, चाहे वो गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, इकोनॉमिक प्लानिंग हो या बिजनेस मैनेजमेंट। स्टैटिस्टिक्स हमें डेटा को समझने, फ्यूचर आउटकम्स को प्रेडिक्ट करने एंड इन्फॉर्म डिसीजंस लेने के लिए टूल्स प्रोवाइड करती है। So now let's talk about the limitations of statistics. Although statistics is a very powerful tool for analyzing data, it has its limitations. Understanding these limitations is important so that we don't make mistakes in interpreting or drawing wrong conclusions from the data. So first limitation is deals only with quantitative data. Statistics primarily deals with numerical data, means numbers. ये मेनली क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करता है, जैसे कि एज, वेट, इनकम। क्वालिटेटिव डेटा जो डायरेक्टली नंबर से मेजर नहीं होता उसको स्टैटिस्टिक्स हैंडल नहीं कर सकता, जैसे ब्यूटी, इंटेलिजेंस या आई कलर जैसे क्वालिटीज जो हम डायरेक्ट नंबर से मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम इन क्वालिटीज को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस को IQ स्कोर से मेजर कर सकते हैं, राइट? Another limitation is does not deal with individuals. Statistics generally groups या aggregates के डेटा के साथ काम करता है, ना कि इंडिविजुअल डेटा के साथ।
अगर एक इंडिविजुअल का हाइट मेजर करेंगे तो वो एक सिंगल डेटा पॉइंट है और इससे कुछ ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन अगर हम एक ग्रुप का एवरेज हाइट निकालते हैं तो ये डेटा यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिकल लॉज आर नॉट एग्जैक्ट। स्टैटिस्टिक्स के लॉज प्योर साइंसेस जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री के लॉज की तरह एग्जैक्ट नहीं होते। इन लॉज की एप्लीकेबिलिटी स्पेसिफिक कंडीशंस पर डिपेंड होती है और उनमें कुछ मार्जिन ऑफ एरर भी होता है। मींस स्टैटिस्टिकल कंक्लूजंस अप्रोक्सीमेट होते हैं और वो हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होते। नेक्स्ट इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। स्टैटिस्टिक्स एवरेज रिजल्ट्स देता है यानी जनरल ओवरव्यू, लेकिन ये इंडिविजुअल केसेस को डिटेल में नहीं समझा सकता। जैसे अगर एक कंपनी का एवरेज इनकम कैलकुलेट किया जाए तो ये सभी एम्प्लॉयज के एग्जैक्ट इनकम को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ये बस एक जनरल ट्रेंड बताता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स इज ओनली वन मेथड ऑफ स्टडी। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक मेथड है किसी प्रॉब्लम को स्टडी करने का, हमेशा वो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं होता। कभी कभी किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए कल्चर, रीजन या सोशल कंडीशंस को भी कंसिडर करना पड़ता है। इसलिए स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स को दूसरे टाइप्स ऑफ एविडेंस के साथ सपोर्ट करना जरूरी है सो दैट हम प्रॉब्लम को कंप्लीट वे में समझ सकें। नेक्स्ट लिमिटेशन इज मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर स्टैटिस्टिक्स को गलत तरीके से यूज किया जाए तो फॉल्स कंक्लूजन्स निकालना इजी हो सकता है। ये गलती से भी हो सकता है या फिर इंटेंशनली भी कोई कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये सुनते हैं कि वुमेन ने 10 एक्सीडेंट्स किए और मैन ने 40, तो हम गलत अजम्पशन बना सकते हैं कि वुमेन सेफर ड्राइवर्स हैं। लेकिन अगर हम टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल ड्राइवर्स नहीं जानते तो ये कंक्लूजन मिसलीडिंग हो सकता है। इसलिए स्टैटिस्टिक्स को केयरफुली यूज करना जरूरी है और सभी रेलिवेंट डेटा को कंसिडर करना भी जरूरी है। सो टू कंक्लूड, स्टैटिस्टिक्स एक वैल्यूएबल टूल है, लेकिन इसे कॉशियसली और उसकी लिमिटेशंस को समझ के यूज करना जरूरी है सो दैट हम मिसलीडिंग रिजल्ट्स को अवॉइड कर सकें। Our next topic is distrust of statistics. So now we are going to talk about the distrust people sometimes have in statistics. Despite the fact that statistics is a very useful and important tool, कई बार लोग इस पर ट्रस्ट नहीं करते। आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं there are 3 types of lies: lies, damn lies and statistics, या फिर statistics can prove anything। ये saying statistics के लिए स्केप्टिसिज्म या डिस्ट्रस्ट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो ये डिस्ट्रस्ट क्यों होता है, चलिए समझते हैं। फर्स्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। डेटा को कभी कभी मैनिपुलेट किया जाता है, मीन्स उसे अपने स्पेसिफिक आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए चेंज किया जाता है। जैसे अगर हम किसी सर्वे का डेटा यूज करते हैं और उसको अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए रॉन्ग तरीके से दिखाते हैं तो स्टैटिस्टिक्स अनरिलायबल लगने लगती है। ये मिसयूज ऑफ डेटा लोगों के माइंड में डाउट क्रिएट करता है। अनदर वन इज इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग डेटा। कभी कभी जो डेटा यूज होता है वो करेक्ट तो होता है, लेकिन उसे मिसलीडिंग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स ये दिखाती है कि फॉगी वेदर में एक्सीडेंट्स कम होते हैं क्लियर वेदर के कंपैरिजन में, तो ये गलत कंक्लूजन हो सकता है। ये मिसलीडिंग लग सकता है कि फॉग में ड्राइविंग ज्यादा सेफ है, लेकिन असली रीजन ये हो सकता है कि फॉग में ट्रैफिक का फ्लो स्लो होता है, इसलिए एक्सीडेंट्स कम होते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी होता है, वरना कंक्लूजन्स गलत हो सकते हैं। अनदर वन इज क्वालिटी ऑफ डेटा। कभी कभी जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसमें उसकी क्वालिटी का इंडिकेशन नहीं होता। अगर डेटा इनएक्यूरेट या इनकम्प्लीट हो तो रॉन्ग कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। ये जरूरी है कि डेटा की क्वालिटी को समझा जाए, नहीं तो स्टैटिस्टिक्स को अनरिलायबल समझा जा सकता है। अनदर इज मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स परफेक्ट नहीं होते, अगर इन्हें गलत तरीके से यूज किया जाए तो रॉन्ग कंक्लूजन्स मिल सकते हैं। कई बार ऐसा लोग जो स्टैटिस्टिक्स को पूरी तरह से समझते नहीं है वो इनकरेक्ट मेथड्स अप्लाई करते हैं। ये गलती स्टैटिस्टिक्स की नहीं होती बल्कि मिसयूज की होती है। सो टू कंक्लूड, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ एक टूल है, एक मेथड है एनालिसिस का।
ये अपने आप कुछ प्रूव या डिसअप्रूव नहीं करता। स्टैटिस्टिक्स तभी यूजफुल होता है जब उसे करेक्टली अप्लाई किया जाए और उसकी लिमिटेशन समझी जाए। जैसे एक नाइफ का यूज अगर गलत हो तो वो हार्मफुल हो सकता है, इसी तरह स्टैटिस्टिक्स का यूज भी अगर गलत हो तो वो मिसलीडिंग कंक्लूजन्स दे सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स डेटा में मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे वेजेस, एज, हाइट, वेट, मार्क्स, डिस्टेंस, ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल्स हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल होता है जो दिखाता है कि डेटा किस तरह से डिफरेंट क्लासेस या कैटेगरीज में स्प्रेड होता है। इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि हर क्लास में कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी फ्रीक्वेंसीज कितनी हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए क्लास में एग्जाम हुआ, 100 में से हम कहते हैं कि 0 to 10 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, 10 to 20 में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो मान लीजिए 10 to 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो ये 5 क्या है? फ्रीक्वेंसी है। 20 to 30 में 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स है, तो 3 क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं: यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड मल्टीवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस यूनिट में हम सिर्फ यूनिवेरिएट एंड बाइवेरिएट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम सिर्फ एक वेरिएबल का एनालिसिस करते हैं तो वो होता है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने मार्क्स का डेटा लिया है, जैसे टेस्ट में स्टूडेंट्स के मार्क्स। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स किस रेंज में आए हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने डिवाइड किया, पहले तो रेंज बनाई, 0 to 10 मार्क्स किसके आए, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। मान लो 50 मार्क्स का पेपर था, राइट। फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसमें हमें ये बताएगा कि कितने स्टूडेंट्स किस रेंज में आते हैं। जैसे अगर 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 to 10 के बीच में है, 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स 11 to 20 के बीच में है, तो ये क्या है? यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज हम सिर्फ एक वेरिएबल जो इस एग्जाम में मार्क्स है उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ही वेरिएबल है, तो वो अगर हम एक वेरिएबल पर बेस्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं तो वो हो गया यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जब हम दो वेरिएबल्स को एनालाइज करते हैं तो वो होता है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के मार्क्स और उनकी एज के बीच का क्या रिलेशनशिप है, तो हम दोनों वेरिएबल्स को एक साथ स्टडी करेंगे। तो हम मार्क्स और एज को कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास मार्क्स हैं, हमने किया 0 to 10, देन 11 to 20, 21 to 30 एंड सो ऑन। ऐसे ही हमने एज को किया, ग्रुप बनाया 15 to 20 की एज में, 21 to 25, 26 to 30, राइट। सो अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखाएगा कि किस एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स किस रेंज में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 स्टूडेंट्स जिनकी एज है 15 to 20, उनके मार्क्स आए हैं 0 to 10 के रेंज में। 8 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज है 21 to 25 के बीच में और उनके मार्क्स आए हैं 11 to 20 की रेंज में। तो ये क्या है? ये बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज यहाँ पर हम दो वेरिएबल्स की बात करें, एक तो मार्क्स और दूसरे एज, इनका एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब हम दो वेरिएबल्स को एनालाइज करते हैं तो वो कहलाता है बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो यूनिवेरिएट हमें सिर्फ हम एक वेरिएबल को एनालाइज करते हैं और बाइवेरिएट में दो वेरिएबल्स होते हैं। ओके, और इसके साथ ही हमारे ये चैप्टर फिनिश होता है गाइस। इफ यू हैवंट अंडरस्टूड एनीथिंग प्लीज मेंशन इन कमेंट्स। If you have any confusions, anything you haven't understood, please let me know. Okay? And guys, if you really like my content, then please subscribe to my channel. वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा and please share it with other students as well. And बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा so that आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, be it related to assignments और chapter explanation or anything that we are going to cover. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर गाइस, बाय बाय।